जैसे कि हमने फिजियोलॉजी के पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर जो इसका फर्स्ट है वो उसका कंप्लीट कर लिया था। तो अब जो इसका जो दूसरा चैप्टर है वो है सेल और इस फंक्शन। अब इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो ऑर्गेनेल्स होंगे उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली सेल और उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही सेम चीज़ें इधर हैं, कोई नई बात नहीं है। अब कह रहा है कि जो हमारी जो बॉडी में होते हैं ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब कि एक लिविंग टिश्यू के लिए ज़रूरी हैं, मतलब कि लिविंग स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी हैं। अब सेल्स बेसिकली क्या है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, बॉडी का, ठीक है, जो क्या करते हैं कि एक तो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स को, और ये सेल के ज़रिए हम क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, और फिर ये जो सेल्स होते हैं वो उसको कन्वर्ट करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं उस फूड को। मतलब कि ये सारा सेल्स का जो हमारा जो सेल्स जो होता है एक बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ है, ठीक है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। अब इधर है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल ऑर्गेनाइज कैसे हुआ पड़ा है, मतलब कि उसके अंदर कैसे कैसे चीज़ें हैं। इसके मेनली जो हैं दो पार्ट्स हैं, एक तो न्यूक्लियस है और इसका एक साइटोप्लाज्म है। अब जो हमारा न्यूक्लियस है ना वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट हुआ पड़ा है, और जो साइटोप्लाज्म है वो उसके सराउंडिंग फ्लूइड से सेपरेट हुआ पड़ा है सेल मेम्ब्रेन के साथ। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब कहता है जो डिफरेंट सब्सटेंस जो कि एक सेल को बनाते हैं उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें जो होता है हमारे जो 5 बेसिक सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन्स आ गए हमारे, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम इनके बारे में एक एक करके सारे को डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि प्रोटोप्लाज्म के जो सब्सटेंस हैं। अब सबसे पहले वाटर क्या है, जो सब मतलब कि मोस्ट जो सेल होते हैं फैट सेल के अलावा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन होता है 70% to 85% होता है, ठीक है। अब जो सेलुलर जो मतलब कि जो केमिकल्स होते हैं, जो सेलुलर केमिकल्स होते हैं वो हमारे वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। कुछ जो होते हैं जो कि डिज़ोल्व नहीं होते वो वाटर में सस्पेंड हो जाते हैं और एज सॉलिड पार्टिकुलर्स के फॉर्म में नज़र आते हैं। अब इनमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स मतलब कि बनता है जो कि उसको जो केमिकल्स होंगे उसे डिज़ोल्व कर देगा, ठीक है, कहाँ पे, जो कि हमारे जो सस्पेंडिंग पार्टिकल्स होंगे उनकी सरफेसिस पे। ये वाटर ये हो गया। अब अगर हमारा आयंस हमारे जो है जो इम्पोर्टेंट आयंस होते हैं सेल में वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और कुछ क्वांटिटी सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम की होती है, ठीक है। अब आयंस क्या प्रोवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, सेलुलर रिएक्शन के लिए। वो किस लिए ज़रूरी है, किसके लिए, सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म के ज़रिए। मतलब कि जो हमारा ये जो सेलुलर जो ये रिएक्शन हो रहे हैं आयंस प्रोवाइड कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स के ज़रिए, ये किस लिए काम करते हैं, मतलब कि ये कुछ सेलुलर कंट्रोल मैकेनिज्म को ऑपरेट करने के लिए आयंस मतलब कि बेनिफिशियल हैं। ले लो कि जो हमारे जो आयन है जो कि सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहे हैं वो क्या करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स होंगे उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिशन उनकी कराएंगे, कहाँ, नर्व और मसल फाइबर्स में। अब है हमारा प्रोटीन, मतलब कि आफ्टर वाटर जो अबोंडेंट सब्सटेंस होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जो कि हमारे 10 to 20% सेल मास कंस्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, 10 to 20% ये सेल मास बनाते हैं। अब ये प्रोटीन की टाइप से स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और हमारी फंक्शनल प्रोटीन है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है वो लॉन्ग फिलामेंट की फॉर्म में होती है, जो कि हमारी मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल की पॉलीमर्स होती है। अब ये जो इसके जो इंट्रासेलुलर जो फिलामेंट होंगे वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारे जो सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है। अब हमारा नेक्स्ट वो इसकी जो टाइप है वो फंक्शनल प्रोटीन है, ठीक है, वो उसमें फ्यू मॉलिक्यूलर जो होते हैं ग्लोबुलर फॉर्म में ये प्रोटीन की है, मतलब कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ट्यूबुलर और ग्लोबुलर फॉर्म में होती है, ठीक है। अब ये जो प्रोटीन होती हैं वो मेनली एंजाइम इन नेचर होते हैं, जो कि मतलब कि इनको ये फाइब्रल प्रोटीन के कंट्रास्ट के साथ ये मोबाइल होती हैं फ्लूइड में, ठीक है, और ये मतलब एज एंजाइम के तौर काम करती हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देख रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो कि ग्लूकोज को स्प्लिट करना है उसके कंपोनेंट्स में, उसमें ये जो प्रोटीन होंगे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करेंगे, उनको मतलब कि बना के एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब कि मतलब कि किसी भी रिएक्शन को सीरीज़ को कैटलाइज कर रहे हैं, मतलब एज एंजाइम तौर काम कर रही हैं ये प्रोटीन्स, मतलब कि एक तो हमारा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बना के हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगला जो है वो हमारे लिपिड्स हैं। लिपिड्स क्या हैं? वो हमारे जो है सब्सटेंस जो जब मिल जाते हैं तो ये एक जो कि हमारे फैट सॉल्युबल में, मतलब कि जो फैट सॉल्वेंट हों उनमें ये सॉल्युबल होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं। अब जो इसमें मतलब देखिए जो लिपिड्स हैं वो मेनली कौन कौन से होते हैं? फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि हमारा 2% जो होता है सेल मास वो बनाते हैं, ठीक है। अब जो फास्फोलिपिड और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे वाटर में इनसॉल्युबल हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे? ये सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में मदद आते हैं, ठीक है। अब इनके अलावा मतलब कि फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल के अलावा कुछ क्वांटिटी होती है, सम सेल जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, जिसे हम न्यूट्रल फैट कहते हैं, ठीक है। अब जो इन फैट सेल्स होते हैं ना, वहाँ ट्राइग्लिसराइड क्या करते हैं? 95% ऑफ द सेल मास बनाते हैं, ठीक है। और इन सेलों में जो हमारा होता है एडिपोसाइड, इधर फैट स्टोर हो जाता है, ठीक है। और बॉडी मतलब कि ये स्टोर हाउस होता है जो कि बाद में बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बेनिफिशियल रहता है। अब इसके बाद है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेजर रोल है इनका न्यूट्रिशन में, ठीक है। ये एक मतलब के पार्ट है ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। अब जो कुछ मोस्टली जो ह्यूमन सेल होते हैं उनमें मतलब के लार्ज मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। एवरेज उसका होता है ये हमारा जो सेल मास होता है उसमें 1% हो जाता है, पर इसकी जो इंक्रीज़ हो सकता है मतलब कि ये हमारा जो मसल फाइबर्स होंगे उनमें 3% होता है, और हमारा जो लिवर सेल्स होते हैं उसमें 6% होता है। मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे डिजॉल्व ग्लूकोज की फॉर्म में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। अब ये जो होता है अवेलेबल होता है मतलब कि अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो हमारे एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, जो कि हमारा ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। अब ये कार्बोहाइड्रेट इधर तक है। अब हम पढ़ेंगे सेल की स्ट्रक्चर, मतलब कि सेल कैसे बना हुआ है, उसमें कैसे कैसे मतलब कि सेल होता है उसमें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। इनके अलावा मतलब ये ऑर्गेनेल्स होते हैं, यही मतलब कि पूरी बॉडी में एक्टिविटीज़ होती है जो सेल की वो रेगुलर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, मतलब कि मोस्ट जो होता है उसकी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं सेल की वो उसको मेम्ब्रेन कवर करती है, जो कि प्रोटीन और लिपिड के साथ मतलब कवर्ड हुई पड़े होते हैं। इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, जो इस मेम्ब्रेन को इसमें आ जाती हैं में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है, और हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आ जाती है, लाइसोसोम और गोल्गी apparatus आ जाता है। अब सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, ये हम एफएससी में पढ़ते आ रहे हैं, सारा वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। ये थिन होती है, प्लायबल इलास्टिक होती है, इसका ये मतलब इसकी नैनोमीटर इसकी थिकनेस बताई हुई है। इसमें प्रोटीन और लिपिड की बात बताई हुई है कि इसमें जो हमारे प्रोटीन होता है 55% होता है, 25% फास्फोलिपिड होता है, और हमारा जो 13% है कोलेस्ट्रॉल है, और 4% में अदर लिपिड्स आ गए, और 3% में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बिलियर मतलब कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन बाइलेयर है, इसमें 2 प्रोटीन होते हैं और इसके बीच में एक लिपिड होता है, वही वाली सारी बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं। मतलब कि लिपिड बाइलेयर जो होती है मतलब लिपिड होते हैं उसके मतलब 2 लेयर्स होते हैं, उसमें से एक प्रोटीन पास करता है, मतलब कि 2 लेयर्स होंगी, 3 लेयर्स में से 2 हमारी लिपिड और बीच वाली कौन सी हो गई? प्रोटीन होती है। अब जो हमारी जो बेसिक लिपिड बाइलेयर है उसमें हमारा फास्फोलिपिड आ जाता है, ठीक है, स्प्रिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल आ जाता है। अब जो फास्फोलिपिड होते हैं वो अबंडेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड है, ठीक है। अब जो फास्फोलिपिड होता है उसका एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है जो कि मतलब कि सॉल्युबल होता है वाटर में, और एक इसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है जिसमें जो कि फैट में सॉल्युबल होता है। अब ये जो हमारा जो फास्फेट एंड है फास्फोलिपिड का वो हाइड्रोफिलिक है, और जो फैटी पोर्शन है वो हमारा हाइड्रोफोबिक है। अब जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन होता है फास्फोलिपिड का वो उसको वाटर रिपेल करता है, ठीक है, और म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जो एक दूसरे को अटैच करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है। अब जो हाइड्रोफिलिक वाला जो पोर्शन होता है फास्फेट पोर्शन है, ठीक है, वो मतलब कि इस सेल मेम्ब्रेन की टू सरफेस बनाएगा, ठीक है, जो कि मतलब इंट्रासेल्युलर वाटर के साथ कांटेक्ट में होगी। अब जो लिपिड लेयर होती है जो कि मतलब कि मेम्ब्रेन की मिडल में वो हमारी जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होती है उनके लिए इम्परमिएबल, मतलब कि वो ये सारी चीज़ें वो पास नहीं हो सकती, जैसे कि आयंस, ग्लूकोज, यूरिया। इसके बरक्स देखा जाए तो फैट सॉल्युबल सब्सटेंस होता है जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, ये सारे इसमें से पेनिट्रेट होके जाते हैं, ठीक है। अब जो स्प्रिंगोलिपिड जो हमने पीछे पढ़ा कि वो कहाँ से मतलब कि स्प्रिंगोसिन से निकला हुआ होता है, इसके भी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड है।
अब इधर जो होती हैं इसमें हमारे इंटीग्रल और पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। अब जो हमारे ये कहता है कि जो हमारे इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो हमारे क्या कहते हैं मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड करती हैं, और जो हमारी पेरिफेरल होती हैं वो एक सरफेस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती हैं, ठीक है, वो उधर से पेनिट्रेट नहीं होती। इंटीरियर प्रोटीन हमारी क्या बनाती हैं, स्ट्रक्चर चैनल्स होते हैं जिसकी वजह से वाटर मालिक्यूल और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आयन होती है वो सारे डिफ्यूज हो जाते हैं इनके जरिए। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो क्या करती है, एज अ रिसेप्टर तो काम करती है फॉर वाटर सॉल्युबल केमिकल जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन, ये मतलब इस मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं हो जाती। ये बस सारी सेम ही चीज़ें जो हमने एफएससी में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें इधर रिकॉल भी पढ़ी हैं। अब एक एक लाइन हम नहीं पढ़ सकते, इतना मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वही सारा बातें हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसकी लिपिड बाइलेयर है, फ्लूइड मॉडल के मॉडल वाला वही सारी चीज़ें, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड इंटीग्रल प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन, ये सारी चीज़ें इसके फंक्शंस क्या हैं। एक तो एनिमल सेल को अपनी मतलब कि कवरिंग करती है और ये अलो करती है सब्सटेंसेस को, वही सारी चीज़ें इधर आ जाती हैं। अब साइटोप्लाज्म और उसके ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म होता है उसके जो मतलब डेली लाइफ पोर्शन मतलब कि पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसमें मतलब के पार्टिकल डिस्पर्स होते हैं उसके हम साइटोसोल कहते हैं। अब इसमें जो हमारे आज आ गए ऑर्गेनेल्स आ जाएंगे वो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और पेराक्सीसोम आ गए। सबसे पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नेटवर्क है जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। अब ये जो ऑर्गेनेल है वो क्या करता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे प्रोसेस करता है, ठीक है, और उसको ट्रांसपोर्ट करके अपनी जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है इनसाइड या आउट ऑफ द सेल वहाँ तक इसे उन्हें पहुँचाता है। अब इसकी जो वाल्स होती हैं वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन से बनी हुई होती हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोटीन होता है जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा। अब ये कहता है कि जो हमारे जो मतलब कि ये जो इसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसमें एक स्पेस होती है इसकी ट्यूबुल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसको हम एक वाटरी मीडियम होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो कि साइटोसेल में जो फ्लूइड होता है उससे डिफरेंट होता है। अब जो हमारे जो सब्सटेंसेस जो होती हैं कुछ जो होती हैं इधर फॉर्म होती हैं वो इंटर हो जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से ये फिर डायरेक्टेड हो जाती हैं अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो चली जाती है। अब इधर इसकी जो होती हैं वो दो इसकी टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। रफ जो होता है वो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो स्मूथ होता है वो एक ग्रेन्युलर है। अब जो हमारा जो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इधर हमारे जो होते हैं मतलब कि प्रोटीन्स अटैच हुए पड़े होते हैं, मतलब कि राइबोसोम्स वहाँ पे अटैच हुए पड़े होते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये जो पार्टिकल होते हैं ये इधर प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम किसका मिक्सचर है, आरएनए और प्रोटीन का, और जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी सिंथेसिस करता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। अब इधर देखा जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें मतलब कि राइबोसोम्स नहीं अटैच हुए पड़े होते हैं, ये ग्रेन्युलर है, ठीक है। ये हमारी क्या करता है मतलब कि जो हमारे लिपिड की सिंथेसिस करता है और क्या करता है जो हमारे इंट्रासेलुलर में एंजाइम्स होते हैं उन्हें मतलब कि उनके सेल्स को ये प्रमोट करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस को हम पोस्ट बॉक्स कहते हैं और शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्लोजली रिलेटेड होता है मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, और ये मतलब कि थोड़ा बहुत स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली सिमिलर है। इसमें मतलब गोल्जी एपरेटस में 4 से ज़्यादा मतलब कि स्टैक्ड लेयर होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स के। अब ये जो हमारा जो गोल्जी होता है एपरेटस ये सीक्रेटरी सेल मतलब कि जिस ऐसे सेल जिसमें सीक्रेशंस होती है वहाँ ये ज़्यादा पाया जाता है। अब जो गोल्जी मतलब कि एपरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलके ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं उनमें वो जो होते हैं जो सीमा ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये पिंच आउट करता है और इसके साथ फ्यूज़ होके ये फिर उनके साथ फ्यूज़ होके चला जाता है। इसकी वजह से फिर जो हमारे जो सब्सटेंस होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इंट्रैप्ड हो जाते हैं, एंडोप्लाज्म में जो वेसिकल्स इंट्रैप्ड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फिर आगे गोल्जी एपरेटस के साथ। अब ये जो गोल्जी एपरेटस है ये क्या करेगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो सब्सटेंसेस होंगे उन्हें प्रोसेस करेगा, मतलब कि उन्हें प्रोसेस करेगा, ठीक है। वो इधर प्रोसेस में होंगे तो इधर प्रोसेस होके वो फिर क्या बनाएंगे, लाइसोसोम की फॉर्म लेंगे या उसकी फिर वो बनेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होंगे, ट्रांसपोर्ट जो सब्सटेंस हैं
और सीक्रेटरी वेसिकल्स बनाएंगे या कुछ अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। मतलब कि जो हमारी चीज़ जो ट्रांसपोर्ट हुई पड़ी थी वो इधर गोल्जी अपैरेटस में उधर प्रोसेस होगी, मतलब इधर इसकी प्रोसेशन होगी जो कि फिर उस किधर में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लाइसोसोम में या सीक्रेटरी वेसिकल्स में या कुछ अदर साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट की फॉर्म में। अब लाइसोसोम से ये वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे मतलब कि गोल्जी अपैरेटस से ब्रेक ऑफ हो जाएंगे और फिर ये हमारे जो साइटोप्लाज्म में वहाँ ये डिस्पर्स हो जाएंगे। लाइसोसोम क्या करता है, ये इंट्रासेल्युलर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि क्या करता है, इनके जो मेनली काम है ये जो सेलुलर स्ट्रक्चर जो डैमेज हुए पड़े होते हैं उन्हें किल करता है, और जो हमारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंजेस्ट करते हैं उन पे ये काम करता है, उनको डाइजेस्ट करेगा, और जो हम अनवांटेड मैटर अगर कोई चला जाएगा तो फिर ये उन्हें किल कर देगा। इसका डायमीटर 250 से लेके 750 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। इस इधर भी सेम लिपिड बाइलेयर होती है जो कि 5 to 8 नैनोमीटर उसकी डायमीटर होते हैं, ठीक है। इधर हमारे जो हाइड्रोलाइज एंजाइम मतलब कि जो सारा डाइजेशन वाला सिस्टम है वो लाइसोसोम परफॉर्म करता है। अब जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो इधर क्या करेगा कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसे स्प्लिट कर लेगा टू या टू से ज़्यादा पार्ट्स में, फिर वो उधर जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वो पार्टर मॉलिक्यूल बना देगा। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं लाइसोसोम में, मतलब कि इधर सारे मतलब कि जो हाइड्रोलाइसिस वाले जो सारे मतलब कि ब्रेक डाउन वाली सारी चीज़ें होती हैं वो सारी इधर लाइसोसोम में होती है। क्या करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की वजह से उन्हें ब्रेक डाउन कर देगा, और उस ब्रेक डाउन की वजह से हमारी क्या होगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मतलब कि ये बेसिकली जो लाइसोसोम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल प्ले करता है। अब इधर है पैराक्सिज्म। पैराक्सिज्म क्या है, मतलब कि फिजिकली तो लाइसोसोम के साथ सिमिलर है लेकिन ये डिफरेंट है उससे डिफरेंट वेज में। मतलब कि सबसे पहले ये कि इसकी सेफ रेप्लिकेशन में ये फॉर्म होता है, जैसे कि बडिंग ऑफ होती है सिमुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। और ये इसमें ऑक्सीडाइज मतलब के होते हैं एंजाइम, मतलब कि इधर ऑक्सीडाइज होते हैं, उधर हाइड्रोलाइज एंजाइम होते हैं, तो इधर ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। अब इधर क्या होता है कि जो इधर होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 बनाते हैं जो कि हाईली ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होता है। फिर जो कैटालाइज एंजाइम होता है ये पैराक्सिज्म जो होता है कैटालाइज एंजाइम की वजह से इस H2O को मतलब कि हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर बन जाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। क्योंकि H2O2 जो होता है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये इसका ये काम है। इसके अलावा इसका जो मेजर फंक्शन है ये हमारे जो लॉन्ग फैटी एसिड के जो चेन्स होती हैं ना, जो हमारी फैटी एसिड की जो चेन्स होती हैं उससे कैटाप्लाइज करता है, मतलब कि उस फैटी एसिड की जो चेन्स होंगी उन्हें ब्रेक कर देता है। एक तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करा रहा है कि H2O2 जो हमारा बॉडी में बन रहा है उसे मतलब कैटालाइज एंजाइम्स की मतलब की मदद से ये उन्हें ब्रेक कर देगा, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। और इसके अलावा जो फैटी एसिड की जो लॉन्ग चेन्स होती हैं उन्हें क्या करता है, कैटाप्लाइज करता है, उन्हें मतलब कि उन्हें ब्रेक करता है। अब द सीक्रेटरी वेसिकल्स जो होती हैं ये क्या होती हैं कि जो सीक्रेटरी वेसिकल्स सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ से फॉर्म हो रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है। और जो गोल्जी अपैरेटस होता है वो ये गोल्जी अपैरेटस का सिस्टम जो होता है वो गोल्जी अपैरेटस से सीधा ये साइटोप्लाज्म में जाके फिर ये स्टोरेज से वेसिकल्स बना रहे थे। जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि जब वो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस थे, ठीक है, वो क्या हो रहे थे उधर उसने मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया, उसने भेज दिए डेस्टिनेशन तक पहुँचाने भेज दिया। अब जो गोल्जी अपैरेटस उन्हें क्या कर रहा था, प्रोसेस कर रहा था। प्रोसेस के बाद वो क्या बन रहे थे, या तो वो लाइसोसोम बन रहे थे या सीक्रेटरी वेसिकल्स बन रहे थे। इधर ये उसकी बात है कि वो सीक्रेटरी वेसिकल्स बन जाती है। अब इधर क्या होते हैं, प्रो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसमें मतलब कि इन वेसिकल्स में प्रो एंजाइम होते हैं। जो प्रो एंजाइम वो होते हैं जो कि मतलब कि इनएक्टिव मतलब कि जो काम नहीं करते होते, ये वो होते हैं, ठीक है। अब जो प्रो एंजाइम होते हैं वो सीक्रेट हो जाते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जरिए, फिर वो पैनक्रियाटिक डक्ट और फिर ड्यूडेनम में जाएंगे जहाँ ये एक्टिव हो जाएंगे और फिर डाइजेशन में वो काम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये फिर वो एक्टिवेट होकर ये अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर ऑफ सब सेल यूँ कहते हैं क्योंकि ये पूरे सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बगैर सेल एनर्जी नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकता। अब ये कहता है जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारा मतलब कि जो सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उधर पूरे एरिया में ये फैला हुआ होता है। अब इधर जो हम देखा जाए तो ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी मतलब कि बताया हुआ है कि इसकी शेप डायमीटर जो होता है 100 तक उसका डायमीटर होता है। इसकी जो शेप होती है ग्लोबुलर शेप होती है, ठीक है। ये एलोंगेट के फॉर्म में होता है। इसका जो 1 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है।
और इसका जो 7 माइक्रोमीटर ये इसका लॉन्ग होता है, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें 2 लिपिड बाइलेयर्स होती हैं, ठीक है। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उधर मतलब कि इनफोल्डिंग हो जाएंगी, जिसे हम कहेंगे क्रिस्टा, और जहाँ मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो ऑक्सीडेटिव जो एंजाइम होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। क्रिस्टी जो होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ क्या होता है केमिकल रिएक्शन बनते हैं। अब इसके अलावा इधर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर जो होती है कैविटी होती है जिसको फील्ड होती है मैट्रिक्स के साथ, जिसमें मतलब कि लार्ज क्वांटिटी या जो डिजॉल्व एंजाइम्स होते हैं वो कंटेन करती है, जो कि मतलब कि नेसेसरी है किस लिए कि उसको मतलब कि जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उससे मतलब कि एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये एंजाइम ज़रूरी हैं, ठीक है, ये उधर प्रेजेंट होते हैं। अब यही जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे ऑक्सीडेटिव एंजाइम के साथ मतलब कि ये जो क्या करेंगे हमारे न्यूट्रिएंट्स की ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा CO2 बनेगा और वाटर बनेगा, और एक सेम टाइम में हमारी जो होगी मतलब कि एनर्जी रिलीज़ होगी। अब जो रिलीजिंग एनर्जी होगी वो क्या बनाएगी, एक हाई एनर्जी सब्सटेंस बनाती है जिसे हम ATP कहते हैं। अब ATP क्या करेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर उधर से वो ये डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल से, फिर वो अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा जो कि ज़रूरी होती है सेलुलर फंक्शन, मतलब कि सेल्स के फंक्शन के लिए ज़रूरी होती है। मतलब कि अब ATP की फॉर्म में हमारा जो सेल्स होते हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ATP की फॉर्म में वो एनर्जी गेन करते हैं। अब ये है कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये सेल्फ रेप्लिकेटिव है, मतलब कि ये एक माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, मतलब कि दूसरा से तीसरा, मतलब कि इनके पास ये एक होती है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें का जो DNA होता है वो सेम होता है जो कि फाउंड होता है सेल के न्यूक्लियस में। अब इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो DNA होता है वो उसका सेम रोल है कि ये क्या करेगा, जो हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की मतलब कि जैसे रिप्लिकेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, मतलब कि इसका जो DNA होगा वो एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, ठीक है। अब इसके जो हमारे जो होते हैं कि सेल्स होते हैं वो हमारे जो स्केलेटल मसल्स होंगे, क्रोनिक एक्सरसाइज है, अगर ये सारी चीज़ें आ गए तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्सरसाइज करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो फिर उस हमारी ब्रेक डाउन ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ तक अब हम ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से कुछ भी मतलब कि कुछ ना समझ आए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगा। अपना ख्याल रखना, बाय।